जेके त्रिपाठी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका इस्तकबाल है सर। शुरुआत जनरल उत्पल साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। अभी हम ये ऑपरेशन जो देख रहे हैं फिलहाल, अभी हमने देखा कि इसमें कई जगहों पर पत्थरबाजी भी की गई है और फिलहाल अलग अलग तरह की लीड्स मिल रही हैं। 3 मिलिटेंट्स इसमें मार गिराए गए हैं। आप कितना मुश्किल देखते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ऐसे वक्त में जब लगातार जाने भी जा रही हैं, 45 जवान हमारे शहीद हो गए हैं, और ऐसे में दूसरी तरफ यह है कि वो मिलिटेंट्स जो हैं उनको पकड़ने की भी लगातार जो कवायद है वो चल रही है। कितना मुश्किल आप देखते हैं खासतौर पर इस इलाके में जहां ये ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, पहले हमको आर्मी में बोलते हैं टेरेन थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। ये हुआ पिछली 14 तारीख में पुलवामा में हुआ जी। पुलवामा में ये जो पिंगलाना बोल के जगह है जी, पिंगलाना सोफिया, ये 2 रास्ते आता है पीर पंजाल से। तो पिंगलान में उधर वो जो मिलिटेंट्स वो कार्रवाई करके उसी रास्ता से पीर पंजाल और उधर से हाजीपीर होकर पाकिस्तान जाने का रूट है। तो वो एग्जिट रूट है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा सोफिया से भी आप पीर पंजाल जाकर हाजीपीर जाकर पाकिस्तान जा सकते हो। ये जो ऑपरेशंस है उसका मतलब जो भी कार्रवाई किया पुलवामा में के नेशनल हाईवे का ऊपर पुलवामा में, वो सब पिंगलाना में जाकर उसको डिटेक्ट किया गया। करीब 70 मकान का एक कस्बा बोल सकते हो आप। उसको कैसो ऑपरेशंस बोलते हैं हम लोग, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जी। ये एक बहुत मुश्किल वाला ऑपरेशन है। आप कॉर्डन ऑफ ड्यूरिंग नाइट करते हो जी, लेकिन सर्च गोलीबारी रात को टाइम में नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सा हमारा ही आदमी उधर है। कैजुअलिटी जिसको हम कोलेटरल डैमेज बोलते हैं वो मिनिमम रखना है। इसमें तब भी एक सिविलियन मारे गए, आप देखे होंगे। जी जी। तो उसीलिए ये ऑपरेशंस बहुत बारीकी तरीके से करने पड़ता। उसका बाद फर्स्ट लाइट जब सूरज निकलता है उसका बाद से सर्च ऑपरेशंस होता है। सर्च ऑपरेशंस का होने का पहले ही उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया। उन्होंने तो समझ गया कि हमको पूरा घेर गया, हमारा एग्जिट रूट्स में ब्लॉक लगा गया, तो हमने अभी इसको तोड़ना है। और वो सोच ही लेते हैं, वो फिदाइन है जो हम लोग को तो अभी बचना मुश्किल है, मरना ही है, मरना ही है। हम जितना से ज्यादा डैमेज कर सके, कैजुअलिटी कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। तो उस कैजुअलिटी में आपने सुने है रात 12 बजे के बाद जो ऑपरेशन शुरू है, वो जब कॉर्डन ऑफ हो गया सर्च ऑपरेशंस का पहले ही उन्होंने प्रीएम्प्टिव एक्शन लेकर हमारा बहुत भारी नुकसान किया। मेजर दौंडियाल और 3 जवान मारे गए। मेजर दौंडियाल जो आज सवेरे मारा गया, कल हमारा मारे गए थे एक नौशेरा सेक्टर में एक मेजर बेस्ट साहब, आईडी न्यूट्रलाइज करने के लिए। नहीं, ये ध्यान देने वाला बात है, दोनों ही एक स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल देहरादून का स्टूडेंट्स है, दोनों ही एक साथ का है। तो ये दोनों का कैजुअलिटी 24 घंटा का अंदर हुआ है। जाहिर सी बात है, ये इतना बड़ा लॉस है जिसको मतलब अल्फाज में जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार मुल्क में ये आवाज उठ रही है कि कब तक आखिर इसी तरह की कैजुअलिटीज होती रहेंगी। अनिल जी, आप जब इन तमाम चीजों को देखते हैं तो अभी, क्योंकि हाल ही में हम ये बात करें, क्योंकि अभी इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन अब चलाया जाएगा, मुझे बताइए कि क्या आप इसको रूटीन मानते हैं या फिर आपको लगता है कि वाकई में जो हुआ था उसको लेकर एक छोटी ही सही लेकिन एक शुरुआत, एक कार्रवाई के तौर पर हम इसको देखें? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, 14 तारीख को हमारे यहाँ जिस तरह घटनाएं होती हैं, तो उसके बाद जो एक पूरे देश में एक उबाल आया है, जो जोश देखने को मिला है। और सरकार हो तो, विपक्ष हो तो, या आम जनता, जन भावनाएं जिस तरह से आक्रोशित हुई हैं, तो वो एक देखने वाली चीजें हैं। लेकिन यहां मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा, फोर्स अपनी कार्रवाई कर रही है, बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी बन रही है, उसके बारे में ज्यादा फोर्स ही बोलती है, करती है और समझती, शायद हम लोगों को उस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देश के एक आम नागरिक होने के नाते, और हमें शायद ऐसा लगता है कि हमें जोश में होश खोने की जरूरत नहीं है। जैसा भी हमारे वरिष्ठ मेजर साहब बता रहे थे कि देखिए, वो जो अटैक कर रहे हैं, वो जो आतंकवादी हैं, उनका कोई दीन ईमान नहीं होता
होता है, उनको जान या जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती है, वो तो मरने के लिए आ ही रहे हैं। उनको तो ये है हमें मरना है, उनका टारगेट ये हम कितने ज्यादा से ज्यादा मार के मरे। तो हम में और उनमें ये अंतर है, हम ना खुद मरना चाहते हैं ना सामने वाले को मारना चाहते हैं। तो एक तो जो युद्ध की ये दोनों टारगेट है, इनमें बहुत अंतर है। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हम इस लड़ाई को पिछले 70 सालों से लड़ रहे हैं। हम इस तरह की कार्रवाई आज कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 14 तारीख कोई घटना हुई, चूंकि एक बहुत बड़ी घटना हुई, और उस घटना के बाद ये इस तरह की वहां मुठभेड़ लगभग रोज होती हैं। आज कोई पहली बार नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर देखने में आता है कि हम उनको मारते जरूर हैं, ये बिल्कुल सच है, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं नुकसान खाते हैं। 2 दिन के अंदर, उस दिन हमारे 41 जवान शहीद होते हैं, और आज हमारे 2 मेजर, साथ में 4 जवान पुलिसकर्मी। अभी जो हम लोगों के पास रिपोर्ट आ रही है कि एक डीआईजी साहब घायल हो गए हैं, एक ब्रिगेडियर साहब घायल हो गए। तो मेरे ओवरऑल कहने का मतलब है कि ये ऑपरेशन इस समस्या का कहीं कोई समाधान नहीं है। ये कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन अब हमें हमारी देश की जनता को, और साथ में सबसे बड़ी चीज हमारी सरकार को अब जागना पड़ेगा। इस समस्या के हल के लिए कोई स्थायी नीति, जिसको कहते हैं ना सेफ पॉलिसी, के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां ये समस्या जो हर तीसरे उठ खड़ी होती है। आप ध्यान दीजिए कि ये कार्रवाई रोज होती है, हम आप कभी बैठ के चर्चा नहीं करते, लेकिन हर साल 6 महीने में जब इस तरह कोई एक बड़ी घटना होकर वो आके कर जाते हैं हमारे एरिया में, तो हम 2-4 दिन के लिए जोश में आते हैं, इस तरह कार्रवाइयां होती हैं, मीडिया में इस तरह खबरें छपती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारा दुश्मन कौन है हमें साफ मालूम है। हमारा दुश्मन हमारे साथ पिछले 30 सालों से युद्ध कर रहा है, लेकिन हम उसको आतंकवादी घटनाएं कहते हैं। हमारी नीतियों में अब यहां बदलाव होना चाहिए कि हमारा दुश्मन पाकिस्तान और इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है, वो हमारे ही देश में घुसकर, हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही हथियारों से, हमारे ही लोगों के द्वारा प्रयोग करके वो हम ही से युद्ध लड़ रहे हैं। तो हम कहां पर खड़े हैं, ये देखने की जरूरत है। हर बार इसी तरह की बात करना, हर बार हम ये कहें कि हम निंदा करते हैं और अब ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा कतई नहीं होगा, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, ये होगा। जी, इससे आगे कि हमें ये स्थिति उलटनी पड़ेगी। अब हम उनकी शर्तों पे न लड़ें, हमें अपनी पॉलिसी यहां पर बदलनी है। हम अपने देश में न लड़ें, हम उनके कहे अनुसार, उनके समयानुसार, उनके नियम कानून के अनुसार न लड़ें। हम स्थिति उल्टे, हम उनको बताएं हम तुम्हारे देश में घुस से कैसे लड़ते हैं, हम उनको बताएं हम तुम्हारे हथियारों से कैसे लड़ते हैं। तो सीमाओं पर और सीमा के अंदर इस तरह के जो हालात हैं, उसमें सबसे बड़ा मुश्किल जो हमारे सेना और सरकार सामने आ रहा है कि हमारे बॉर्डर के अंदर जो आतंकवादी बैठे, देखिए बाहरी जब आए मार गिराए गए, लेकिन आज की घटना देख लीजिए या इसके पहले जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई या सेना का मुठभेड़ हुआ, उसमें जो हमारे अपने लोग हैं उनसे जो हमें खतरा पैदा हो रहा है। तो सरकार को एक लाइन में बोलना चाहेंगे कि अगर वो जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो उसे करके दिखाए। अगर इतने होने के बावजूद आज भी देखिए तो पत्थरबाज खुलकर सामने आए सेना की कार्रवाई में दखल दे। मेरा सवाल यहां पर ये समस्या सॉल्व करनी पड़ेगी। मेरा सवाल आप लीजिए, बीजेपी ने पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई, 3-3.5 साल आपकी वहां हुकूमत चली, आपको लगा कि नहीं चल पाएगा तो आपने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया। दूसरी बात, जब हम वहां पर देखते हैं 2 चीजें नई जो जब आपकी वहां पर हुकूमत थी की गई, एक तो ये कि पत्थरबाजों के ऊपर जो केसेस लगे हुए थे वो वापस लिए गए। दूसरी बात, जो रमजान के महीने में जो सीज फायर था जिसको जो किया गया, क्या आपको लगता है ये दोनों चीजें बहुत नुकसानदेह साबित हुई? क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि पत्थरबाज उसी तरह से खुले घूम रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि आदिल जिसने पूरा ये प्लान किया, जो 23 साल का लड़का था, वही उन पत्थरबाजों में ही शामिल था। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो स्टेप लिए गए थे, पीडीपी के साथ आप वहां मौजूद थे, इसका खामियाजा भी भुगतने को मिला है? नहीं, देखिए कम से कम जो 14 फरवरी की घटना है उसको हम पीडीपी के साथ जो गठबंधन था उससे जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं, गठबंधन को मैं नहीं कह रही हूं, मैं ये कह रही हूं कि जो स्टेप लिए गए, एक तो आप ये देखें कि उस वक्त जब सीजफायर की गई तो एक तरफा थी, उधर से इन्फिल्ट्रेशन लगातार होता रहा, उनकी तरफ से लगातार जो दहशतगर्दाना घटनाएं थी वो लगातार होती रही। नहीं, जहां तक सीजफायर की बात है तो आपको याद होगा कि हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि अगर, और
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी हमेशा कहा कि अगर उधर से गोली चले तो इधर से गोला चलो, रात में अगर हो तो पूछने मत आओ। पहले की डिफेंस मिनिस्ट्री के हलकों में चीजें जो घूमती थी पहले की सरकारों में, वैसा नहीं हो, पहले वहीं जवाब दे दो, फिर सुबह उसको देखा जाएगा। तो उस तरह की चीज कभी नहीं थी। हाँ, जहां तक आपने कहा कि पत्थरबाजों की बात है, तो मसर्रत आलम का एग्जाम्पल लीजिए, तो अगर उनको किसी एक केस में छोड़ा गया तो तुरंत उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे बुशरा जी, वो ये देखिए कि जब पत्थरबाज होते हैं, जिनको कुछ लोग भटके युवा मान लेते हैं, और उसके बाद अगर उनके ऊपर सरकार गोली की जगह पैलेट गन्स चलाती है और उसमें फिर उस फोटो को क्लोजअप के साथ दिखा के जब उसको रुकवाने की कोशिश की जाती है, और इस सब सारी चीजों को हमने सरकार में रहते हुए पास देखा। हम समाधान चाहते थे, कश्मीर इसी देश का हिस्सा, और कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीरियों के साथ चाहिए, ये हम शुरू से कहते आए हुए हैं। हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें कश्मीर भी चाहिए, वहां का 50 लाख कश्मीरी भी भारत का उतना ही नागरिक है। समस्या कुछ लोगों के साथ है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, कुछ युवा हैं जो शायद भटक भी गए हैं, जिन्होंने हथियार भी उठा लिया, जिनको सीमा पार से मदद भी मिलती है, और वो आज से नहीं चल रहा है। हम देख रहे हैं सन 87 और 89 के बाद से वो बदस्तूर जारी है। हमने 3.5 साल कोशिश की कि वो हालात सुधरे, हम सरकार का खुद हिस्सा बन के देखिए हम क्या सुधार सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से हमें पीडीपी की तरफ से और हल्कों से प्रेशर आए, तो हमने कहा नहीं, देश की सुरक्षा पहले, सरकार हमारा। लेकिन स्वदेश जी, नहीं देखिए, सवाल तो उठेगा कि रमजान के महीने में जो सीज़फायर की गई महबूबा मुफ्ती की तरफ से, आप तो हुकूमत में थे, नहीं, तो तब मुफ्ती ने आर्मी की तरफ से होती है ना जी, नहीं, लेकिन क्यों, अगर नहीं महबूबा मुफ्ती, हाँ, आर्मी को आदेश दिया गया सीज फायर का, वो तो स्टेट, हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि वो तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट ने कहा आर्मी को, और इस तरह सीज फायर की, वो भी एक तरफा थी। दूसरी बात, जब आप पत्थरबाजों की बात करते हैं, तो राजनाथ सिंह ने ही कहा था कि वो भी हमारे बच्चे हैं। तो यही मैं बात कर रही हूँ कि तब बात अलग की जाती है, और अब जब इस तरह की घटना हो जाती है तब बात अलग की जाती है। ये दो पहलू क्यों हैं? जब आप हुकूमत में होते हैं तब आप अलग बात करते हैं, जब आप हुकूमत में नहीं होते तब आप अलग बात करते हैं। नहीं, मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ, मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ। अगर राष्ट्रपति शासन की बात भी करें तो राष्ट्रपति शासन माने केंद्र का शासन होता है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए जो वहां हमारे प्रतिनिधि जो है, राज्यपाल जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, वही राज्य को चला रहा है। इसलिए हुकूमत बदल गई है ऐसा नहीं है। अगर हम कहें तो हुकूमत में तो अब हम ज्यादा तरीके से बात को रख पा रहे हैं। तब हम मुख्यमंत्री हमारा नहीं होता था, उनकी अपनी एक अलग पॉलिटिक्स होती थी, और वो कश्मीर वैली में एक अलग पॉलिटिक्स करते थे। हमने उनके साथ भी कोशिश की। देखिए, देश का ही हिस्सा है, हमें समाधान ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी, आज भी करनी पड़ेगी। उसमें से हमें चुनना पड़ेगा कि कौन से लोग देश के खिलाफ है, हमारे मुल्क के खिलाफ है, इस संविधान के खिलाफ है। हमको उनमें से चुन के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे कोई भी बेतरतीबी से कोई कार्रवाई करने से समाधान निकलेगा नहीं। तो इसी को हमने तब भी ध्यान रखा था और आज भी ध्यान रखा, उस पॉलिसी में कोई फर्क नहीं है। जी त्रिपाठी जी, मेरा सेम सवाल जो स्वदेश जी से मैं पूछ रही थी कि जब हुकूमत में थे, जब पीडीपी के साथ थे, तब किसी और तरीके का रवैया था। जब आप ये कह रहे थे कि जब आप आ गए, जब उनके साथ से आपने अपनी सरकार खत्म कर दी, तो आपने कहा कि कुछ चीजें इसलिए की गई क्योंकि हम उनके साथ हुकूमत में थे। जब आप पत्थरबाजों के ऊपर से केस वापस ले लेते हैं, आप सीज फायर करते हैं, और अब आप दूसरी तरह की चीजें करते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि वो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया गया था उसका भी खामियाजा भुगतने को मिला है? हालांकि उससे कुछ अच्छा हासिल हुआ नहीं। जी बिल्कुल, और इतना ही नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि पीडीपी के साथ समझौता रद्द हुए कई महीने हो गए, और तब से गवर्नर वहां के सर्वा हैं, यानी एक तरह से प्रकारांतर में बीजेपी जो है शासन कर रही है। और जैसा कि स्वदेश जी बात रहे, लेकिन क्यों ऐसा नहीं किया गया कि पीडीपी के साथ समझौता भंग करने के तुरंत बाद ये तथाकथित ह्यूमन टच के नाम पे जो था कि मिलिट्री कॉन्वॉय चले, उसके बीच में सिविलियन गाड़ियां भी चल सकती हैं, क्यों नहीं रोका गया? जाहिर सी बात है, और उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा है। अगर ये होता कि डाइवर्ट किया हुआ होता, या जब तक कॉन्वॉय जा रहा है, जब तक सिविलियंस की कार की अगर इजाजत नहीं होती, तो शायद ये होता ही नहीं। मंत्री जाते हैं तो उनकी कार के बिल्कुल लिए आप नहीं, आप दिल्ली जैसे शहर में आप देखिए, दिल्ली जैसी जगह में आप जब किसी नेता का काफिला जा रहा होता है तो रूट्स डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी जो है कितनी टाइट कर दी जाती है। जहां पर 2800 जवान जा रहे हो, वहां पर सिविलियंस, वो भी कश्मीर जैसी जगह में, जो कि इतनी सेंसिटिव जगह है, जहां पर लगातार मिलिटेंसी के खात्मे के लिए आप काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इसको पहले से बदलने की जरूरत थी स्वदेश जी? नहीं, देखिए, जहां तक मिलिटेंसी के खात्मे के, आतंकवाद के खात्मे की आपको बात बताऊं मैं, तो 2016 के मिड से, सितंबर 2016 से वहां पे केंद्र सरकार और आर्मी के माध्यम से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया गया था। जहां 2005 में 4000 से, जवाब इसका दीजिए। देखिए, कोई तुरंत की घटना नहीं, 2002 से, अगर आपने जो बोला कि सिविल जब मूवमेंट होगा, जब वहां पे मिलिट्री का, तो वहां पे सिविल मूवमेंट रोका जाएगा। ये 2002 में जब पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी तब ऐसा किया गया था।
नहीं बदला। इसीलिए अगर तुरंत कोई घटना होगी या नहीं होगी, अगर हम करेंगे तो फिर से हल्ला मचाने लग जाएंगे अपोजिशन। हल्ला से डरते नहीं है। हमने जो दूसरी यानी कि जो वहां आतंकी है, आज की तारीख में घाटी में सिर्फ 250 आतंकी बचे हुए, और ये जो सारा चीज आप देख भी रही है अंतिम लड़ाई, हम एक डिसाइसिव लड़ाई लड़ रहे हैं। स्वदेश जी इतने बड़े दावे तब करें आप, डेटा उठा के दे सकते हैं। डेटा मेरे पास भी मौजूद है। डेटा मेरे पास में 2008 से लेकर 2018 तक का डेटा मौजूद है कि कब कितने मिलिटेंट्स मारे गए हैं और कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं, वो डेटा मौजूद है। तो बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। नहीं, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जी, आप अभी बात कर रहे थे, ठीक है, आपकी अपनी बात रखना है, आपका अधिकार है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये घटना अगर इसी पे पर्टिकुलर, जबकि नहीं करनी चाहिए बात, लेकिन अगर पर्टिकुलर इसी पे कैसे वो गाड़ी अंदर घुस गई, तो मैं आपको उस घटना की याद दिला दूं उसी जम्मू कश्मीर की, कि सेना के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको वहां जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में गुजरने वाली गाड़ियों को चेकिंग पर रोक लगाई गई थी, इजाजत कारण वो घटना मैं आपको स्वदेश जी याद दिला दूं कि एक आतंकवादी गाड़ी लेकर घुस रहा था सेना के एरिया में, एक बैरियर क्रॉस किया, दूसरा बैरियर क्रॉस किया, और तीसरा रोकने पर जब नहीं रुका तो वहां बैठे हमारे जवानों ने उस पर गोली चलाई और उसकी मौत हुई। ये हमारे लिए उपलब्धि थी, लेकिन आपकी सरकार उस वक्त थी और उसने उस जवान के ऊपर FIR लॉन्च किया है। आज वो हत्या के मुकदमे में, आज वो हत्या के मुकदमे को झेल रहा है। कौन सेना का जवान ऐसी हरकत करेगा कि वो अपनी देश की सुरक्षा या अपनी सुरक्षा के लिए गोली चलाए और आपकी सरकार उसके ऊपर FIR लॉन्च करे, आपके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे? तो आप कैसे कह सकते हैं साहब कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और स्थिति सुधरी है? आप तो उलट कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं देखिए, और स्वदेश जी आप तो अलायंस में है भी नहीं, आप तो मेजॉरिटी में आए थे, यानी कि आपके पास खुला हाथ है, आप जो चाहे करें। आप ये नहीं कहेंगे कि बैसाखी वाली हुकूमत थी, भाई हमें देखना था और तमाम दल भी हमारे साथ मौजूद थे, ऐसा कुछ तो था नहीं। आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं आप ले सकते थे केंद्र के वहां, और जब वहां की जो हुकूमत थी आपको पता है उसको कौन लीड कर रहा था। अगर उसके बावजूद नहीं, जब आप उनके साथ नहीं थे, जब आपने खत्म कर दिया तब तो आप डिसीजन ले सकते थे। जैसे 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तुरंत निर्णय लिया गया, इंतजार कर रहे, घटना होने का इंतजार नहीं कर रहे थे। घटना होने के इंतजार नहीं, जो चीज 2002 से चल रही थी, अगर हम वो किसी बेवजह हटाएंगे, जबकि वहां पे आपको पता है जब अगर पैलेट गन चलती है तो वहां के लोग सड़क पर उतर आते हैं। आज जब वहां पे आतंकवादी से मुठभेड़ हो रही है तो वहां पे लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसी जगह पे आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह की पॉलिसी वहां चलनी चाहिए? जब हमने एक ऑपरेशन ऑल आउट चला के रखा हुआ है कि वहां आतंकवादी को मारेंगे, और वहां के आप अगर देखेंगे 4,500 से 250 आंकड़ा आ गया, इसी वजह से जिस तरह से जैश ए मोहम्मद अंतिम कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसे में उस तरह का जिस तरह की बात आप कर रहे हैं वो लेना शायद उतना कठिन था, मुश्किल था बनिस्बत की जो काम हम कर रहे थे ऑपरेशन ऑल आउट चला के। ऑपरेशन ऑल आउट में सीधे तौर पे हमने परिणाम देखा था कि जो आज परिणाम हमारे सामने आए हुए हैं कि घाटी में लेकिन आप ये बताएं कि सत्यपाल मलिक अगर सामने आके ये कहते हैं कि जब एक मिलिटेंट हलाक होता है तो भी मुझे इतना दर्द होता है क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, और जैसे कि कोई जवान शहीद होता है, क्या ये कंपैरिजन ठीक है? क्या सत्यपाल मलिक को ये कंपैरिजन करना चाहिए? गलत कंपैरिजन। अगर सत्यपाल मलिक भी ये करते हैं कि बिल्कुल टेररिस्ट के बीच में और जवान के बीच में नहीं, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवान के बीच में, मैं आर्मी के जवान नहीं कह रहा हूं, उसके बीच में साफ तौर पर फर्क है। उनके बयान को फिर से देखा जाना चाहिए, उन्होंने किस कंटेक्स्ट में वो कहा था, और पूरे बयान को देखा जाना चाहिए। इस देश के जवान, चाहे वो पुलिस का जवान हो, सीआरपीएफ का जवान हो, आर्मी का जवान हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी जवान हो, आज भी उसमें से बहुत सारे लोग घायल हुए हैं, उनका नाम हम नहीं बता पा रहे। 3 आर्मी जवान और 1 मेजर की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी जवान घायल हुए हैं वहां पे। तो उनमें बहुत फर्क होता है कि बंदूक की गोली इस तरफ से आप चल रहे, और इससे भी ज्यादा आज हमारे प्रधानमंत्री कल कह चुके हैं कि सिर्फ जो गोली चला रहा है उस पे नहीं, जो गोली बंदूक थमा रहा है और जो बम थमा रहा है, इस बार उस पर भी बहुत तेज कार्रवाई होने जा रही है, क्योंकि जो सोच देते हैं वो शायद ज्यादा नहीं तो एक 20-22 साल का लड़का इतनी बड़ी घटना अंजाम दे जा सकता है, और बार बार उसके लिए सिर्फ बताया जाता है कि सिर्फ एक बार पुलिस घटना में उसकी मारपीट हो गई थी। नहीं, इस तरह बहुत सारे लोगों के दिल्ली में भी, दिल्ली के पुलिस के बहुत जवान बहुत कुछ करते हैं, आतंकवादी बन जाएंगे और 40 लोगों को मार देंगे। नहीं, एक सोच मरी जाती है, उनके हाथ में जो बंदूक थमाते हैं, इस बार उसको सोच पर वार करने की जरूरत है, और तभी इसका कोई खात्मा हो सकता है। क्योंकि आज अगर किसी ने बंदूक उठाई, आप उसको मार दें, अगले दिन हो सकता है 2 और पैदा हो जाएं, तो जो विचार है उसको मारने की सबसे पहले जरूरत है। लेकिन सवाल यह भी है कि जो लड़का आदिल है, जिसने जो फिदाइन बना, जिसने तमाम हमले को अंजाम दिया,
उसके बारे में कहा गया था कि उसका बाकायदा तौर पर वो गायब था, उसके पेरेंट्स ने शिकायत भी की थी, उसके बाद उसका फोटो भी सामने आया। यानी कि दो थ्योरी है बुशरा जी, अगर आप देखें उनके जो पिताजी हैं उन्होंने दो तरह के बयान, आप उसको भी गूगल कर सकते हैं। पहला बयान आया था कि मार्च 2018 से वो गायब था, अप्रैल में अंतिम बार जानकारी मिली कि वो फिदाइन बन चुका है, और एक में उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं पता, मेरा जो लड़का था उसको पुलिस वालों ने उनके साथ जाती की और उसके बाद जाके वो टेररिस्ट में शामिल हो गया, यानी कि उनको पता था। तो इस तरह दो तरह के अलग अलग बयान अलग अलग उन्होंने चैनल्स को, और इंडिया टुडे पे ही इस तरह की खबर आई थी कि उन्होंने दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई भी वजह हो, आप फिदाइन नहीं बन सकते। नहीं, जाहिर सी बात है। अगर फिदाइन बनने अपनी जान भी गंवा रहे हैं तो उसके पीछे आपको पुलिस ने 4 झापड़ मार दिया, आप इस कारण से नहीं बनते हैं। उसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश होती है, उसको समझने की जरूरत है। और उसका आप वीडियो देखिए, वो उसने वीडियो में ये नहीं बोल रहा कि मुझे पुलिस वाले ने मार दिया था, मुझे आर्मी ने मार दिया था। वो क्या क्या बातें कर रहा है, आपने वीडियो देखा होगा, उसपे हम लोग चर्चा ना करें। और वही है कि जो रेडिकलाइजेशन लगातार हो रहा है, वार उस पर करने की जरूरत है, वरना इसी तरह के और नौजवान जिनकी आंखों में ख्वाब ये होना चाहिए कि वो आगे आके किस तरह से पढ़ें, किस तरह से बेहतर अपना मुस्तकबिल बनाएं, उनके आंखों में वो ख्वाब नहीं है, बल्कि कोई और ख्वाब जो है वो अपने जाती मफाद के लिए कुछ लोगों ने उनकी आंखों में पाल रखे हैं। जी त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, अगर आप जाएं इन टेररिस्ट हमलों के तारीख में, तो आप ये देखेंगे कि जब भी पाकिस्तान में कोई वीआईपी विजिट होती है या इंडिया में कोई वीआईपी विजिट होती है, उसी के आसपास ये हमले होते हैं। आप बेशक जाकर के रिकॉर्ड देख लें जी। और या तो पाकिस्तान में अगर कुछ हो गया तो पाकिस्तान विक्टिम प्ले करता है, पाकिस्तान ये बताता है कि देखिए हमारे यहाँ इंडिया कर रहा है या और लोग कर रहे हैं। अगर कश्मीर में होता है तो पाकिस्तान ये बताता है कि देखिए कश्मीर में तो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। जब हम ये जानते हैं कि इस तरह होता है, तो भी हम क्यों नहीं ऐसा करते कि जब भी कोई विजिट पड़ोसी मुल्क में हो या हमारे, उसके पहले सुरक्षा कश्मीर में बढ़ा दी जाए। ये क्यों नहीं होता? ये जब पैटर्न है जी, तो उस पैटर्न के आधार पे कुछ निष्कर्ष क्यों नहीं निकाले जाते? जी जी के त्रिपाठी साहब, मेरा एक और आपसे सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान से अपने रिश्ते देखें, अब तो खैर बद से बदतर हो गए हैं, लगे रहा था कि शायद इमरान खान आएंगे एक नई उम्मीद के साथ, कुछ बेहतर होगा, लेकिन वो भी सिर्फ एक मुखौटा ही साबित हुए। कुछ लग नहीं रहा कि वहां पर कुछ होगा, या अब तो हालात और ज्यादा खराब हो गए, और लग ही रहा है कि जो भी वहां पर नया लीडर आता है, पुराने लीडर होते सिर्फ सब आर्मी के पपेट्स ही हैं, उनके कहने पर सब कुछ किया जाता है। एक इंटरनेशनली जो अलग थलग कश्मीर को, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को जो बात की जा रही थी, अभी देखें कि प्रिंस सलमान वहां पर विजिट कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तमाम जगह जा रहा है, हाथ फैला रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली उसके क्या हालात हैं वो सबको पता है। लेकिन इंटरनेशनली किस तरह का दबाव हिंदुस्तान को बनाने की जरूरत है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान को जंग कई तरीके से की जा सकती है। जंग जरूरी नहीं है कि किसी के आप बम मार के ही आप जंग करें, जंग इकोनॉमिकली आप किस तरह से उसे कमजोर करें, ये भी एक तरह की जंग है। देखिए, मैं बताता हूं कि पाकिस्तान के साथ अभी इंटरनेशनल एरेना में किस तरह से डील करना चाहिए। जी। पहली चीज तो यह है कि हमें सीधे सीधे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान के साथ स्केल डाउन कर देना चाहिए, एम्बेसडर को वापस बुला लेना चाहिए, और पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में हमारी एम्बेसी की संख्या में आधी की कटौती करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का, मैं बता दूं, पाकिस्तान की दुनिया में सबसे बड़ी एम्बेसी भारत में है, और उसके आधे लोग आईएसआई के सर्टिफाइड एजेंट हैं उनके। तो ये एक तो करना चाहिए, इससे इंटरनेशनली भी ये संदेश जाएगा कि देखिए ऐसा है कि हम पाकिस्तान को इस स्तर पे नहीं मानते हैं। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि हमने 2 साल में कहीं न कहीं मोमेंटम खो दिया है पाकिस्तान के साथ। मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब 2 साल या 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम एग्रेसिव डिफेंस करेंगे। ये नहीं कि कोई हमारी निंदा करे या हमारी आलोचना करे तब हम जवाब दें। उन्होंने बलूचिस्तान का नाम लिया था, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का नाम लिया था, मुझे खुशी हुई थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि डाउन द ईयर्स हम लोगों ने वो मोमेंटम खो दिया। तीसरी चीज हमें ये करनी, जैसे आज FATF की बैठक हुई है, अब पता नहीं वो अभी चल रही है कि नहीं, उसमें हमें ये भरपूर कोशिश करनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सरकार ये कर रही होगी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जा सके। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्री शिवाजी सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आपका भी सर बहुत बहुत इस्तकबाल है। लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं, और आपसे शुरुआत करना चाहूंगी शिवाजी, आप अगर ये देखते हैं इन तमाम चीजों को,
दूसरी तरफ हमें यह भी देखना चाहिए कि एक तरफ हम बात करते हैं विचार की कि अगर हमें वार करना है तो सबसे पहले हमें विचार पर वार करना होगा, और जिस तरह से रेडिकलाइजेशन लगातार कश्मीर में बढ़ रहा है, आप उसकी मेन वजह क्या देख रहे हैं? हमने देखा था कि बीच में लग रहा था कि शायद हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में हालात फिर से कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। ये देखिए, वहाँ कंट्रोल जो होता है जब बहुत सख्ती की जाती है लगता है कंट्रोल में है, पर वहाँ के जो लोगों के जहन जो है, और खास करके कुछ खास लोगों के जो जहन है और जो बाकी लोगों को चाहे दहशत से हो चाहे जैसे भी हो इन्फ्लुएंस करके करते हैं, उसकी वजह से वहाँ की जो प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम हम कब तक झेलते रहेंगे, क्योंकि इस प्रॉब्लम को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमारे जो सारी मुल्क की जो ताकत है वो सिर्फ बॉर्डर पे लग जाती है। और बॉर्डर पे जिस तरह से हमारे जवानों के साथ जिस तरह से हो रहा है और जिस तरह से बॉर्डर पे बेइंतहा जिस तरह से हमें खर्च करना पड़ता है, उससे सारे देश के मुल्क की जो प्रोग्रेस है उस पर कहीं ना कहीं असर आता है। सवाल है इसको खत्म करना है, कैसे खत्म करना होगा? जो अभी कदम लिया है सरकार ने, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा कदम है। पर उसके साथ साथ एक चीज और भी करना पड़ेगा, हमें एग्रेसिवली जो यहाँ के लोग हैं उनको भी जीतने की कोशिश करनी होगी, और जो वहां से जिस नहीं, आपको लगता है कि दोनों चीजें एक साथ करने की जरूरत है? एक तो ये कि आप साथ में जो मिलिटेंसी को लेकर आप वार कर रहे हैं वो तो आपको करना ही है, उसको आपको खत्म करना ही है, लेकिन साथ साथ एक डायलॉग भी शुरू करना है आम कश्मीरियों के साथ, ताकि आगे आने वाले वक्त में हम दोनों तरफ से काम करें। एक तरफ जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं उनको आप खत्म करें, दूसरी तरफ और कोई नई खेप तैयार ना हो उसको किस तरह से रोका जाए, उस पर भी काम करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत जरूरी है डायलॉग। आपने कहा डायलॉग के साथ ये जरूरी है कि सारी चीजों को, उनको सारी चीजें पता नहीं है, क्योंकि वहां से एक तरफा जिस तरह से प्रोपेगेंडा हो रहे हैं उसके शिकार हो रहे हैं, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर हम किसी को कहें तो कश्मीर को और कश्मीरियत को हो रही है। तो उस कश्मीर के नुकसान ना हो और कश्मीरियों के नुकसान ना हो, उसके लिए मेरे ख्याल में हमारे पूरे मुल्क को ये चाहिए कि उनके साथ सिर्फ डायलॉग ही नहीं, उनको ये समझाया जाए कि किस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है लगातार। और ये जब तक हम नहीं करेंगे, देखिए पाकिस्तान की तरफ से वो कहा जा रहा है कि आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर, उनकी कोई आइडियोलॉजी है नहीं मानते, उनकी सिर्फ आइडियोलॉजी दहशत की आइडियोलॉजी है। और ये जो हमें जो करना है, हमें इन चीजों को उनको समझाना है, और इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? कश्मीर के और कश्मीरियों को हुआ है, जो आज भी 50 साल मुल्क से पीछे रह रहे हैं, पाकिस्तान से भी 50 साल पीछे रह रहे हैं, और एक अलग ही दुनिया में है, अलग दुनिया में है, ख्वाबों में जी रहे हैं। तो वो नहीं हो, उसके लिए हमें चाहिए एक प्रॉपर एक्शन प्लान तैयार करके ग्रेजुअली नहीं एग्रेसिवली उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अनिल जी, हमें कश्मीर को जब हम देखते हैं तो हमें कई तरह से देखने की जरूरत है। एक कश्मीर वो है जहां पर जाहिर सी बात है वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, जैसे हम तमाम लोग हैं वैसे ही वो भी हैं। दूसरे लोग वो भी हैं, एक ग्रुप वो भी है जो जाहिर सी बात है प्रो पाकिस्तान है। तीसरा ग्रुप वो है जो आजादी की बात करता है। एक और ग्रुप है जिनको मजहब के नाम पर भड़काया जा रहा है, जिनको मजहब के नाम पर रेडिकलाइज करा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये चार अलग अलग चीजें हैं जो कश्मीर में हैं, हर सिमत में अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाकर हुकूमत को ये सोचने की जरूरत है कि कैसे इन चारों फ्रंट पर डील किया जाए अलग अलग तरीके से, अगर वाकई में हमारे अंदर वो विल पावर है कि हम कश्मीर के इस मसले को हल करना चाहते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा हम लोगों ने इतने सालों में देखा समझा, पूरे देश ने समझा। मैं आपको भूषा जी बहुत विश्वास के साथ बताता हूं, आप कश्मीर में अभी चली जाइए या कश्मीर के लोगों से मिलिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 90% कश्मीरी आज भी भारतीय हैं, वो अपने को भारत के साथ समझते हैं। अब 10% में जो आपके 3 वर्ग और बसते हैं वो आपस में बटे हुए हैं, और इसमें जहां अगर आप बात करें सिर्फ मिलिटेंट्स की तो वो 1 या 2% लोग हैं, गिने चुने उंगली पे गिने चुने हुए लोग हैं। वो चाहे आप कह लें पाकिस्तान से बहकाए जा रहे हैं या हमारे देश में बैठे जिनको हम दामाद की तरह पाल रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनके बहकावे में आकर इस तरह का देश में एक माहौल पैदा कर रहे हैं। यहां लेकिन प्रश्न ये है भूषा जी, आप ध्यान दें, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे कोई भी हो, और आज से नहीं कर रहे हैं, दसियों साल से कर रहे हैं। आप ये देखें कि हम पिछले, अगर जो एक, चूंकि मैं खुल के बोल रहा हूं, इसको विरोध न समझा जाए, इसको ये न समझा जाए कि मैं किसी पार्टी का विरोध
विरोध कर रहा हूं, लेकिन आज इस हालात में पहुंचे तो 2014 के पहले जिस सरकार को उखाड़ फेंका गया उस पर यह सबसे बड़ा आरोप था। और इस आरोप जो आरोप लगाए गए थे उसी का कैसे हल निकलेगा, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस सरकार ने हम भारतवासियों को उम्मीद जताई थी। जिस शक्ति और जिस प्लानिंग की बात की गई थी, हम पूरे देश की जनता ने उनको इस विशाल बहुमत साथ बिठाया। मेरा प्रश्न है, आज भी 5 साल कटने जा रहे हैं, बता दिया जाए कश्मीर को लेके पॉलिसी क्या है। आज मैं चैलेंज साथ कहता हूं कि 5 साल में कोई एक पॉलिसी देखने को नहीं मिली। मैं इस पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं इस सरकार का विरोध कर रहा हूं। आज से 5 साल पहले इतने हालात खराब नहीं थे, आज ये ज्यादा खराब हो गए। इस पर विचार करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रश्न था कि ये जो 4 वर्ग 4 फ्रंट हमारे सामने खड़े हैं, उस पर हम कहां लड़ेंगे। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि हम दृढ़ता के साथ लड़े, हमने आतंकवादियों की संख्या कम कर दी, लेकिन ध्यान दिया जाए तो सिर्फ यही किया। आपने ये नहीं ध्यान दिया कि हम एक पहलू पे तो लड़ रहे हैं लेकिन 3 पहलू खाली छोड़ते चले जा रहे हैं। उसका एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। आप केवल और केवल गन की बात कर रहे हैं अगर, तो उस गन के रिएक्शन में ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरत है हमें कश्मीर के लिए एक पॉलिसी जो पूरे देश को सर्वमान्य मंजूर हो, वो सरकार बनाती है। अनिल जी, ये भी देखने की जरूरत है कि वार्ताकार भी मुकर्रर किए गए थे और ये कोशिश की गई थी कि अलहदगी पसंद जो हैं उनसे भी बात की जाए, जो रेडिकलाइज हो गए हैं लोग उनसे भी बात की जाए, आम लोगों से भी बात की जाए। ये कोशिश की गई थी जब बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत थी। ये अलग बात है कि उसका कोई नतीजा सामने निकलकर नहीं आया, या तो जिस तरीके से की गई वो तरीका ठीक नहीं था, या जिन लोगों को चुना गया वो लोग ठीक नहीं थे। कुछ ना कुछ तो गलत किया, हालांकि कोशिश जरूर की गई। बिल्कुल ठीक कहा, गलत पूरी तरह से गलत किया गया। वही काम किया गया जो पिछले 70 सालों से हमारी पिछली सरकारें करती आ रही थी। किससे बात करने के लिए बात करने गए? उस हुर्रियत से, उस हुर्रियत के जिनके 5 नेताओं के आज आपने सुरक्षा वापस ली है। वो क्या करते हैं किसको नहीं मालूम है, हमारी सरकार को नहीं मालूम, पूरे विश्व को नहीं मालूम, कि एक जनता को नहीं मालूम। आप उनसे बात करने जा रहे हैं और वो आपको ठुकरा रहे हैं। बात कहां करनी है, कैसे करनी है, यही तो नीति बनानी है। यही तो कश्मीर की समस्या को समझने की जरूरत है, जो हमारी न पिछली सरकार और न ये सरकार कहीं न कहीं पूरी तरह से फेल हुई। उस पर अगर आज हम इस मुकाम पर आकर खड़े हुए हैं तो अभी भी देर हो गई, लेकिन अभी भी अगर इस तरह घटनाएं कि जब उरी हो, पठानकोट हो, या हम पिछले चले जाएं, बॉम्बे अटैक हो, उसके पीछे चले जाएं, जितने भी अटैक हो, जब अटैक होता है तो 3 दिन के लिए पूरा देश जागता है, 3 दिन के लिए पूरी सरकार जागती है और ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। यह कहा जाता है हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन चौथे दिन आप बताइए कोई इतिहास कि चौथे दिन बाद आप इसी सरकार को, मैं फिर आरोप लगा रहा हूं, चूंकि वर्तमान में जी रहे हैं, भूतकाल में जीने से मुझे नहीं लगता कोई रिजल्ट निकलता है। जब जब अटैक हुआ, मैं आज बता रहा हूं, हमारे इसी प्रधानमंत्री जी ने अभी परसों भी कहा सेना को खुली छूट दे दी गई है। आप उरी की घटना याद करिए, आप पठानकोट की घटना याद करिए, उस वक्त भी यही कहा गया था। तो आखिर इस जी आप लोगों के पास लौटूंगी क्योंकि वहां हमारे रिपोर्टर जो उनको जाना है और उनसे जरा मुझे अपडेट भी लेनी है। तजम्मुल, मेरा आपसे सवाल यह है कि आप लगातार यहाँ पर जो मौजूद गेस्ट हैं उनको आप सुन रहे हैं, आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पुलवामा के इस हमले के बाद जो आम कश्मीरी है वो क्या सोचता है, उसके दिल में क्या है? क्या वो डरा हुआ है या उसे लगता है उसे खुलकर सामने आना चाहिए, एक प्रोटेस्ट करना चाहिए कि हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कश्मीरियत के खिलाफ है जिस तरह से किया गया है? आखिर क्या कुछ सोच रहा है आम शहरी? आपने उनसे बात की है, क्या कहना है उनका? बुशरा, देखें जिस तरह से हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने लगातार वकालत की कि जम्मू कश्मीर में आखिर मिलिटेंसी की जो जड़ें हैं वो कहाँ से शुरू हुई। आपको याद होगा कि बुशरा की 87 में जब पीडीपी ने पिच किया कि वो अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, और उससे पहले 87 में भी कोशिश की थी, और उन्होंने कहा कि यूसुफ शाह जो था वो सलाहुद्दीन नहीं था, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन में रिग करके उसके हाथ में बंदूक थमाई, उसको डिफीटेड डिक्लेयर किया। उसके बाद रिसेंटली आपने देखा होगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा इफ वोटेड टू पावर ऑपरेशन ऑल आउट को खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसियां अपनाने के लिए वो तैयार नहीं थी, लिहाजा गठबंधन टूट गया। यानी पाकिस्तान और हमसाये ममालिक का जो मामला है, उनकी सियासत जो है वो कश्मीर के आसपास ही मुंडला रही है। लेकिन भारत मरकज की में जो उम्मीदें जम्मू कश्मीर के अवाम से थी, आज भी हमने आम लोगों से बात की जिनका कहना है अगर मरकज में पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत बनी, क्या उन्होंने मुफ्ती सईद का रोड मैप नहीं देखा? जब उन्होंने हुकूमत बनानी थी, क्या उसमें हुर्रियत लीडरों को
जेलों से रिहाई, उनके साथ डायलॉग, पाकिस्तान के साथ डायलॉग, इंडस वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट, वाटर रिसोर्स की और अपसपा की वापसी। और आपको याद होगा कि जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी की दागबेल डाली, क्रैकडाउन सर्च ऑपरेशन एसओजी को किस तरह से उन्होंने डिसएंगेज कर दिया, उनके पावर्स खत्म कर दिए। और आज जो सियासत आम लोगों की है बुशरा, वो ये कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है हम ऑपरेशन ऑल आउट को खत्म कर देंगे, हमें मौका दे दीजिएगा। पीडीपी कह रही है कि बीजेपी ने जो शराइत रखे थे हमने पूरे नहीं किए। लिहाजा रीजनल पार्टीज बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं और उन्हें सत्ता भी मिली, सीटें भी मिली। कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 64 सीटें थी, आज 15 सीटें हैं। कभी पीडीपी के पास 15 सीटें थी, आज उनके पास 28 नंबर थे हाल ही में। यानी रीजनल पार्टीज का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रस्ट डेफिसिट, मैं किसी इंडिविजुअल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, चाहे यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड, चाहे आप एनडीए फर्स्ट, एनडीए सेकंड, चाहे प्राइम मिनिस्टर का वाजिया मैंडेट हो, कश्मीर के लीडरशिप को जो कुछ उन्होंने इलेक्शन में झूठ बोला कि हम ऑपरेशन ऑल आउट खत्म करेंगे, मिलिटेंटों के साथ बातचीत करेंगे, उस पर राजी तो उस वक्त सेंटर हुई, अलायंस हुई, तामीराती प्रोजेक्ट शुरू हुए, उसके बाद हुकूमतें गिरती रही। यानी मरकज को जम्मू कश्मीर के रीजनल मेन स्ट्रीम पार्टियों को सुनना होगा। क्या वो इलेक्शन के दौरान जिस चीज की वो सियासत करती हैं उस पर उन्हें देखना होगा कि किस तरह से मिलिटेंसी को लेकर जो उनका एक सॉफ्ट रवैया है, उसको भी देखने वाली बात है कि सियासत हासिल करने के लिए वो कुछ भी कहते हैं और करते हैं।